तो शुरू करते हैं। अध्याय 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो नाम से पता चल रहा है इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। ऊर्जा अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। मतलब आपके अंदर कितनी क्षमता है कार्य करने की, उसको ऊर्जा बोलेंगे। और वो क्षमता आएगी कहाँ से? जो भोजन होता है वहाँ से अपन को वो ऊर्जा मिलती है। ठीक है। शक्ति क्या होता है? शक्ति होता है कि पर्टिकुलर समय में आप कितना कार्य करते हो, उसको शक्ति बोलते हो। इसको और अगर अच्छे से समझना है तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर एक आदमी है जिसको 1 घंटा दिया गया और दूसरा आदमी है उसको भी 1 घंटा ही दिया गया, लेकिन ये पहला आदमी 1 घंटे में मान लो कि 1 चक्कर लगाता है पूरा, ठीक है, और दूसरा आदमी 1 घंटे में 3 चक्कर लगा देता है। इसका मतलब ये जो 3 चक्कर लगा रहा है, दोनों समय तो 1 घंटा ही ले रहे हैं, लेकिन ये 1 घंटे में 3 चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब इसकी शक्ति क्या होगी? ज़्यादा। मतलब पर्टिकुलर समय में जो ज़्यादा कार्य करेगा वो उसकी शक्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। अब कार्य क्या होता है, इसको अब हेडिंग लगाओ। कार्य इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्क, और W से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसका एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद अपन इसके नोट्स लिखेंगे। याद रखना, अगर कोई वस्तु पड़ी है, उस वस्तु पे अपन अगर बल लगा रहे हैं, F बल लगा रहे हैं इस वस्तु पे, और उस F बल लगाने की वजह से आपकी वस्तु है यहाँ से विस्थापित हो जाती है, खसक जाती है आगे। ठीक है। तो मान लो कि ये आगे कितनी विस्थापित हो गई, मान लेते हैं S विस्थापित हो गई है F बल लगाने की वजह से। तो जब किसी वस्तु पर F बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में S विस्थापित हो जाती है, तो उस पर जो कार्य होगा वो होगा F इंटू S के बराबर। या फिर कहें परिभाषा के रूप में क्या लिख देंगे, यदि किसी वस्तु पे बल F लगाने पे अगर वो S विस्थापित हो जाएगी तो कहेंगे उस पर कार्य हुआ है, और वो कार्य कितना हुआ है? F इंटू S के बराबर। ठीक है। तो ये अपन अब नोट्स में लिख लेते हैं। तो लिखिए परिभाषा। तो मैंने यहाँ पे परिभाषा लिख दी है। किसी वस्तु पे बल F लगाने से अगर वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाए तो उस वस्तु पे कार्य हुआ है। अब वो कितना कार्य हुआ यहाँ देखिए। तो यहाँ पे क्या कह दूंगा मैं, W की वैल्यू क्या आ जाएगी? F इंटू S के बराबर आपका हो जाएगा कार्य। ठीक है। जहाँ पे W होगा आपका कार्य, F होगा आपका बल, और S क्या होगा? बल की दिशा में विस्थापन। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ सब? ठीक है। अब यहाँ पे एक और परिभाषा लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि जो कार्य होता है किसी वस्तु पे, उस वस्तु पे बल लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी लिख दो। तो मैंने यहाँ लिख दिया, वस्तु पर कार्य उस पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं परिभाषा। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्विक एकदम बेसिक कंप्लीट हुआ वर्क के बारे में। अब एक स्पेशल केस लिखिए, नेक्स्ट पेज पे लिखिए। अब तक अपन ने क्या पढ़ा? अब तक अपन ने पढ़ा कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। यदि बल और विस्थापन की दिशा अलग अलग हो तब यहाँ पे कैसे कार्य निकालेंगे अपन। यहाँ पे देखिए, तो हेडिंग लगाइए, यदि बल एवं विस्थापन की दिशा भिन्न हो। तो ये केस कौन सा केस कहेगा? देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है आपकी ये, और इस वस्तु को आप रस्सी से खींच रहे हो, डोरी से ऐसे। ठीक है। जैसे कोई खिलौना है, बच्चा खींच रहा है इसको। ठीक है। अब बताओ, खींच रहे हो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अपन F बल यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन ये आगे किधर बढ़ रही है? इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो ये विस्थापन इसका कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, S विस्थापन। तो बताओ, क्या बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में समान दिशा में लग रहे हैं क्या? नहीं, उन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है जिसको थीटा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब कार्य क्या होगा, हमेशा याद रखना कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस F का एक घटक लेंगे। ठीक है। बल का एक घटक लेंगे विस्थापन की दिशा में। तो बोलो, विस्थापन की दिशा में जो घटक लेंगे थीटा की ओर वाला घटक जो होगा आपका, वो होगा F cos थीटा।
ठीक है। और इसके ऊपर वाला जो घटक होता है यहाँ पे वो होता है एफ साइन थीटा। उससे अपन को खैर मतलब नहीं है, अपन को तो विस्थापन की दिशा वाले घटक से मतलब है। तो हमेशा याद रखना कि जब ऐसा कुछ सिस्टम हो और यहाँ पे थीटा हो तो यहाँ पे थीटा की और घटक जो होता है वो होता है एफ कॉस थीटा और इसके अपोजिट 90 पे होता है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कह दूँ कि W जो होता है वो होता है आपका F इंटू एस, लेकिन यहाँ पे F की वैल्यू किसके बराबर आ गई, F cos थीटा के बराबर आ गई। मतलब विस्थापन की दिशा में बल क्या है आपका F cos थीटा और S तो आपका S है ही। तो यहाँ से W की एक नई वैल्यू आ गई F S cos थीटा। अब ये फॉर्मूला कब लगाना है सर, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब बल और विस्थापन की दिशा समान नहीं हो, उनके बीच में कोण कितना बने, थीटा बने, तब यहाँ पे ये आपको लगाना है, ठीक है। तो ये केस था। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ शून्य कार्य के कुछ केस पढ़ते हैं कि कब कार्य शून्य होता है। कुछ केस होते हैं ऐसे, तो हेडिंग लगाइए शून्य कार्य। या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको जीरो वर्क डन। देखो बिल्कुल आसान है ये, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। वो क्या होता है आपका F इंटू एस। तो आपको क्या करना है, वो कंडीशन निकालनी है जब आपका कार्य क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पे पहला केस हम लेंगे जब आपका विस्थापन क्या हो जाए, जीरो। विस्थापन जीरो होता है आपका F इंटू एस, एस की जगह रखेंगे जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू एफ जीरो, W जीरो हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर ये दीवार है आपकी, दीवार पे आप F लगा रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं खूब सारा F बल दीवार पे, लेकिन बताओ कितना भी आप बल लगा दो, क्या दीवार का कहीं आगे इसका विस्थापन होता है क्या, ये मूवमेंट होती है क्या, कुछ हिलेगी क्या, ये नहीं हिलेगी। तो जब हिलेगी नहीं तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। S जीरो होगा तो यहाँ पे W कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे अभी निकाला ये देखो। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, कहने को तो हमने दीवार पे खूब सारा बल लगाया, खूब पसीना हो गया, लेकिन यहाँ पे वर्क जो कार्य है वो यहाँ पे अभी भी कितना लग रहा है, जीरो है। मतलब कहेंगे कि आपने इतना सारा बल लगाने के बाद भी कार्य कितना किया है, जीरो किया है। दूसरा केस है जब आप F को जीरो कर दो, मतलब अगर F को जीरो करेंगे तो W बराबर F इंटू एस होता है, और F जीरो होते ही आपका कार्य कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखो क्या होता है। मान लो कि एक बॉल आप ढलान पे लुढ़का रहे हो, इसको पहले इसको आपने पकड़ रखा था, लेकिन बाद में इसने आपने इसको क्या किया, छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो इसके और इसके बीच में आपका कोई कांटेक्ट है क्या, अभी नहीं है। कांटेक्ट नहीं है तो आपके द्वारा इसके ऊपर कोई बल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, लेकिन ये लुढ़क तो रहा है ना कहीं आगे जा रहा है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन तो इसका कुछ ना कुछ हो रहा है एस, लेकिन यहाँ पे आपके द्वारा कितना बल लग रहा है, जीरो। इसका मतलब आपके द्वारा इसके ऊपर कार्य कितना होगा, फिर जीरो, क्योंकि बल जीरो है तो यहाँ पे कैलकुलेट होके कार्य भी कितना आएगा, जीरो आएगा। इसको अभी जितना समझ में आया समझ लो, अभी मैं वापस इसको नोट्स दूंगा तब और वापस समझाऊंगा। देखो तो तीसरा देखो क्या है, तीसरा है आपका सर्कुलर मोशन, या फिर बोले तो वर्तुल गति। यह आपका है वर्तुल गति। ये क्या होता है सर, देखिए अगर मैं कहूं मैं बीच में खड़ा हूं और एक धागे से एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमा रहा हूं, किया होगा आपने कभी, ऐसे मैं घुमा रहा हूं, तो यहाँ पे इस पत्थर और मेरे बीच में मेरी ओर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूं, और अभिकेंद्रीय बल को मैं F से डिनोट कर रहा हूं, और इस मान लो कि इस पोजीशन पे यहाँ पे इसका विस्थापन कहाँ हो रहा है, इस पत्थर का, वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, एकदम क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये विस्थापन है। तो बोलो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, F और S के बीच में 90 डिग्री। तो जब भी दोनों के बीच में एंगल बनता है तो अपन फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एफ एस कॉस थीटा वाला, अभी जो पढ़ा था, और थीटा बराबर 90 डिग्री यहाँ पे। तो जैसे ही मैं रखूंगा तो W हो जाएगा आपका एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 जीरो होता है।
तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा 0। ये 3 केस है शून्य कार्य के। तो अब नोट्स ले लो अच्छे से। यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो केस 1 में हम क्या लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने केस 1 पूरा लिख दिया है। देखो केस 1 क्या है आपका, जब विस्थापन 0 हो जाए, विस्थापन S 0 हो जाए, तब अब W इज इक्वल टू एफ इंटू एस में S इक्वल टू 0 पुट गया तो F इंटू 0 0 हो गया, तो W कितना आ गया 0। तो ये पहला केस हो गया। एग्जाम्पल इसका, दीवार को धक्का देना, दीवार को धक्का दिया F फोर्स बल लगा के, तो यहाँ पे विस्थापन कुछ हुआ नहीं, तो विस्थापन 0 है, इसका मतलब वर्क यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे केस 2 क्या है, देखो बल इक्वल टू 0 कर दिया, तो एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ की जगह 0 पुट किया तो डब्ल्यू भी कितना हो गया 0 हो गया। तो यहाँ पे ये केस है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, लुढ़कती हुई वस्तु। लुढ़कती हुई वस्तु जो होती है, अपना और लुढ़कती हुई वस्तु का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे अपने द्वारा बल कितना है 0, लेकिन ये विस्थापन कुछ न कुछ हो रहा है इसका, तो बल 0 है, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो तीसरा केस क्या है, वर्तुल गति। वर्तुल गति कैसे, अभी मैंने सब समझाया आपको। मैं बीच में खड़ा हूँ, पत्थर बांध के धागे से इसको घुमा रहा हूँ और घुमा रहा हूँ, तो इसके सेंटर अब मेरी ओर, पत्थर से मेरी ओर एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा। कौन सा बल, केंद्र की ओर जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, और इसका जो विस्थापन होगा वहाँ पे टेंजेंट के रूप में होगा, स्पर्श रेखा के रूप में होगा। यहाँ पे ये विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पे बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोण कितना बन रहा है यहाँ पे, थीटा 90 डिग्री का बन रहा है। आपको पता है कि जब बल और विस्थापन अलग अलग दिशा में हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाता है, एफ एस कॉस थीटा। तो जैसे ही मैं थीटा की वैल्यू 90 रखी, तो आपको पता है कि कॉस 90 तो होता है आपका 0 के बराबर। कॉस 90 0 होता है, तो इसका मतलब f इंटू एस इंटू 0 हो गया, तो w की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी आ गई 0। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई शून्य कार्य की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाओ, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य। ये क्या होता है, देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप, ये जो कार्य होता है वो एक अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं होती है। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, पहली चीज। तो यहां से अपन को डाउट आएगा कि कार्य एक अदिश राशि है, तो फिर कार्य का मान धनात्मक और ऋणात्मक दो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे अपन मैं बात करता हूं कि कहाँ धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा। देखो, तो यहाँ पे पहला लिखते हैं, यहाँ पे धनात्मक कार्य, और इधर लिखता हूं मैं ऋणात्मक कार्य। ठीक है, तो धनात्मक कार्य कब होगा, ऋणात्मक कार्य कब होगा। यहां पे देखो, जब बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में लगे, तो कार्य क्या होगा, यहां पे धनात्मक होगा। कैसे, देखो यहां पे मान लेते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है आपकी ये, और इस पे मैं बल लगा रहा हूं F इस दिशा में। ठीक है, और इसका विस्थापन हो रहा है
बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे सिंपल W इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, F इंटू एस। यहाँ पे वैसे तो एफ क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है, कार्य का फॉर्मूला। लेकिन इन एक ही दिशा में लग रहा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। इन दोनों के बीच में एंगल बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो F इंटू एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई F इंटू एस, वो भी किसकी, प्लस की। तो यहाँ पे प्लस में कब आएगा, जब बल और विस्थापन सेम दिशा में हो, ठीक है। अब ऋणात्मक कार्य कब आएगा, ऋणात्मक कार्य तब आएगा जब वस्तु पर लगने वाला बल विस्थापन की दिशा के विपरीत लगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया, जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में कार्य करे तो कार्य क्या होगा आपका, ऋणात्मक होगा। देखो डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे कैसे। मान लेते हैं एक वस्तु है जो लुढ़क रही है यहाँ पे, तो ये जा कहाँ रही है, इधर नीचे S, और आप इसको खींच रहे हैं इधर F बल लगा के। आप इसको F बल लगा के खींच रहे हैं और ये जा कहाँ रही है, नीचे। तो यहाँ पे बताओ F और S एक दूसरे के कैसे लग रहे हैं, एकदम विपरीत लग रहे हैं। तो उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ फिर, कि जो आपका वर्क होता है, कार्य होता है, वो होता है एफ एस कॉस थीटा के बराबर, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पे एफ एस कॉस 180 डिग्री, और कॉस आपका 180 जो होता है वो होता है -1 के बराबर। तो यहाँ पे जैसे ही रखूँगा तो माइनस एफ इंटू एस आ गया। तो कार्य का मान ऋणात्मक आ गया। तो कार्य का मान ऋणात्मक कब आएगा, जब विपरीत दिशा में बल और विस्थापन कार्य करेंगे। तो ये धनात्मक ऋणात्मक वाला आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कि यहाँ पे कुछ स्पेशल केस लेते हैं कार्य के बारे में, कि जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्य जो होता है वो क्या होता है। देखिए, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कार्य। तो यहाँ पे लिखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और कहीं हवा में है ये, और ये आपकी सरफेस है। इसको यहाँ से अगर छोड़ा जाए तो ये नीचे आएगा और सरफेस पे आके गिरेगा। तो मान लेते हैं कि ये अभी कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है, यहाँ से यहाँ तक h हाइट पे है ये आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से जैसे ही छोड़ूंगा तो ये h हाइट कवर करके यहाँ पे नीचे आके गिरेगा। और जब भी कोई हवा में ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है तो उसके नीचे हमेशा ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और उसका मान होता है बल F इक्वल टू, अगर इसका द्रव्यमान, इस वस्तु का अगर द्रव्यमान m है तो इसके नीचे की ओर बल लगेगा m इंटू जी, जहाँ पे g गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका W होता है F इंटू एस, और यहाँ पे मैं क्या कह दिया, F की तो वैल्यू है mg के बराबर, और विस्थापन यहाँ पे किसके बराबर हो रहा है, h के बराबर। तो W की वैल्यू हो जाएगी फिर mg इंटू h। तो W यहाँ से क्या लिख दूँ मैं, mg h के बराबर। ठीक है, तो अभी वापस एक बार नोट्स की फॉर्म में ले लो आप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपके सामने डायग्राम मैंने बना दिया है। जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कार्य लगेगा, तो कार्य तो होता है आपका F इंटू एस के बराबर, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गुरुत्वीय बल लगता है वो नीचे की ओर F इक्वल टू mg लगता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन जो होगा वो h के बराबर होगा। ठीक है ना, तो विस्थापन यहाँ पे h हो रहा है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी विस्थापित हो रही है, h के बराबर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो कार्य आ जाएगा आपका F की जगह mg, s की जगह h। तो अपना एक और फॉर्मूला आ गया गुरुत्वाकर्षण के कारण, W इज इक्वल टू mgh। तो ये भी न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आएगा, इसको भी याद रखना आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बेसिक बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहला लिखिए कार्य का मात्रक। देखो ऐसा यूनिट क्या होती है कार्य की, कार्य का मात्रक क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला बाई फॉर्मूला क्या होता है, कार्य F इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह दूँ कि यहाँ पे जो बल होता है, बल F, उसका तो होता है आपका न्यूटन मात्रक, ऐसा ही मात्रक, और उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो विस्थापन होता है उसका होता है आपका मीटर, ऐसा यूनिट, उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो कार्य होगा W, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी फिर, न्यूटन। W की F की जगह न्यूटन, S की जगह क्या लिख दूँ, मीटर। तो एक तो यूनिट हो गई कार्य की न्यूटन इंटू मीटर, और उसको संयुक्त रूप से कहा जाता है जूल, और जूल को रिप्रेजेंट किया जाता है J से। ठीक है ना, तो कार्य का मात्रक, दो मात्रक है यहाँ पे, यहाँ तो बोलो जूल, यहाँ पर क्या बोलो, न्यूटन इंटू मीटर। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, ये होता है कार्य का मात्रक। तो आगे बढ़ते हैं इसी में कि ये तो हो गया MKS पद्धति में। अब अगर मैं CGS पद्धति की बात करूं तो उसमें क्या होता है कार्य का मात्रक। तो यहाँ पे देखो CGS पद्धति में क्या होता है कि वही काम कि CGS पद्धति में जो बल होता है उसका मात्रक होता है क्या, डाइन, डाइन। ठीक है, और CGS पद्धति में जो आपका विस्थापन S होता है उसका मात्रक होता है मीटर की जगह क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कहूँ फिर इन दोनों की वैल्यू रखूँ तो कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डाइन, CGS पद्धति में डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो कार्य का CGS मात्रक क्या हो गया, अर्ग, यहाँ पे डाइन इंटू सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ यूनिट कन्वर्जन होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे बात करूँ अगर मैं, एक न्यूटन जो होता है MKS पद्धति का, एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और एक जो मीटर होता है MKS पद्धति का वो CGS में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 100 सेंटीमीटर को 10⁻² लिखूंगा मैं, और ये क्या है, सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब ये है कि इसको मैं वापस एक बार लिखूं कि एक जूल जो होता है, एक जूल जो होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन की जगह मैं अगर रख दूं 10⁵ डाइन, और मीटर की जगह रख दूं मैं 10⁵2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से संयुक्त रूप से क्या आ जाएगा, एक जूल की वैल्यू, बोलो 10⁵5 और 10⁵2, जब आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, तो 5 और 2 7, वो हो जाएगा फिर डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से एक वैल्यू आई है, क्या आई है, एक जूल, यहाँ लिख देता हूँ एक बार वापस। एक जूल जो होता है वह 10⁵5 डाइन इंटू सेमी के बराबर होता है, सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपको संयुक्त रूप से अभी लिखा है मैंने, डाइन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, अर्ग के। तो इसका मतलब एक जूल जो है वो आ गया 10⁵5 अर्ग के बराबर। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक जूल किसके बराबर होता है, 10⁵5 अर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ थ्योरी सेक्शन इस वीडियो का कंप्लीट होता है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने पीठ पर रखते हो तो थैले पर किया गया कार्य की गणना करो, जहाँ पे जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो कहानी क्या है, जिसे आप यहाँ पे हो और ये आपका जो थैला है वो यहाँ पे ज़मीन पे पड़ा है, आपने इसको उठाया। ठीक है, तो उठाया ना आपने यहाँ पे हाथ में, तो ये कितना ऊपर उठाया, ये बोल रखा है 1.5 मीटर ऊपर उठाया आपने।
और इसको 1.5 मीटर उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य किया हमने ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पे होगा कार्य। तो यहाँ पे क्या कह दूँ, जी की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे। तो आपको पता है कि डब्ल्यू जो होता है वो जब ग्रेविटेशन लगता है तो mgh के बराबर होता है। तो यहाँ पे h की वैल्यू तो हो गई 1.5 मीटर, कितना ऊपर उठाया है। और यहाँ पे ये वेट दे रखा है देखो 12 kg। तो ये जो 12 kg दे रखा है वो m की वैल्यू है। m की वैल्यू द्रव्यमान कितना दे रखा है यहाँ पे 12 kg के बराबर। और g की वैल्यू यहाँ पे 10 दे ही रखी है। तो यहाँ पे m भी पता है, g भी पता है और h भी पता है। तो रख देते हैं कि w हो जाएगा फिर m की वैल्यू 12 kg, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 1.5। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू रखी, पॉइंट हटाया, जीरो नीचे आया, ये कट गया 0 से 0। तो यहाँ से w की वैल्यू आ गई 180। और ये जो सब MKS पद्धति में चल रहा है इसलिए इसकी यूनिट क्या लगा देंगे, जूल। तो यहाँ पे AW की वैल्यू आ गई 180 जूल। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।